एक 13 साल की लड़की एम्स्टर्डम में एक छोटे से कमरे में छुपकर बैठी है। बाहर जंग चल रही है, मौत का साया घूम रहा है, पर ये लड़की अपनी डायरी में लिख रही है, मुझे यकीन है कि लोग दिल से अच्छे होते हैं। ये कोई फेरी टेल नहीं है दोस्तों, ये है एन फ्रैंक की असली कहानी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने सबसे अंधेरे वक्त में भी रोशनी देखी और अपने शब्द से पूरी दुनिया को सिखाया कि होप क्या होती है। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक डायरी नहीं है। ये इंसानियत की सबसे सच्ची आवाज़ है, जो आज भी हमें जगते कान से सुननी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरजे मर्यादा और आप सुन रहे हैं 8 पीएम बुक्स। यहाँ हम रात 8 बजे मिलते हैं एक नई किताब, एक नई ज़िंदगी और एक नए एहसास के साथ। आज की बुक स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ बुक नहीं है। ये एक बच्ची की रूह समेटे हुए है, जो कलम के ज़रिए आज भी ज़िंदा है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एन फ्रैंक की वो डायरी जिसने हॉलोकॉस्ट के दौर की सबसे ऑथेंटिक पिक्चर खींची है। तो चलिए, साथ में चलते हैं उस कमरे में जहाँ एक लड़की ने सिखाया था कि कितना भी मुश्किल वक्त हो, उम्मीद कभी नहीं मरनी चाहिए। कहानी शुरू होती है 1929 में, जर्मनी में। एन फ्रैंक का जन्म होता है एक खुशहाल जूइश फैमिली में। पापा ऑटो फ्रैंक बिजनेस चलाते हैं, मम्मी ईडिथ घर संभालती हैं और बड़ी बहन मार्गोट पढ़ाई में ब्रिलियंट है। पर जब एन सिर्फ 4 साल की हैं, हिटलर जर्मनी में पावर में आता है। जूश लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ऑटो फ्रैंक समझ जाता है कि अब जर्मनी में उनका फ्यूचर सेफ नहीं है, तो पूरा परिवार आम्स्टर्डम नेदरलैंड्स शिफ्ट हो जाता है। यहाँ एन की चाइल्डहुड नॉर्मल बच्ची की तरह गुजरती है। स्कूल जाती है, दोस्तों के साथ मस्ती करती है, मूवीज़ देखती है, पर ये शांति ज़्यादा दिन नहीं टिकती। 1940 में जर्मनी ने नेदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया और फिर शुरू होता है वो दौर जब ज्यूइश लोगों के लिए हर दिन नए रूल्स बनते हैं। अथॉरिटीज़ डिसाइड करती हैं कि वो कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। एन को स्कूल छोड़ना पड़ता है, दोस्तों से मिलना बंद करना पड़ता है। 12 जून 1942, एन का 13th बर्थडे। उस दिन पापा उसे गिफ्ट देते हैं, एक डायरी, रेड और वाइट चेकर्ड कवर वाली। एन इसका नाम रखती है किटी और यहाँ से शुरू होती है वो यात्रा जो आज तक दिल छू जाती है। शुरू में तो नॉर्मल टीनेज थॉट्स है, स्कूल की प्रॉब्लम्स, क्रश ऑन बॉयज़, फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स। पर बस एक महीने बाद जुलाई 1942 में नाज़ी अथॉरिटीज़ उनकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल देती हैं। एक दिन मार्गोट को कॉल आता है नाज़ी अथॉरिटीज़ से। ऑफिशियल्स उसे बताते हैं कि उसे जर्मनी जाना होगा लेबर कैंप में। ऑटो फ्रैंक समझ जाता है कि अब वेट करने का टाइम नहीं है। उन्होंने पहले से एक सीक्रेट प्लान बनाया हुआ था। ऑटो की कंपनी की बिल्डिंग में ऊपर की फ्लोर्स में छुपे हुए कमरे थे, सीक्रेट एनेक्स। यहाँ एन, उसके पेरेंट्स, मार्गोट और 4 और लोग साथ में छुपते हैं। वैन पेल्स फैमिली और फ्रिट्ज फेफर भी उनके साथ ज्वाइन करते हैं। एन अपनी डायरी में डिस्क्राइब करती है कि कैसे रात के अंधकार में वो सब अपना घर छोड़ के निकले। सब ने लेयर्स में कपड़े पहने, जितना सामान ले जा सकते थे उठाकर लेकर गए, क्योंकि अगर कोई देख लेता कि वो सूटकेस पैक कर रहे हैं, तो समझ जाता है कि वो कहीं भाग रहे हैं। सीक्रेट एनेक्स में ज़िंदगी बिल्कुल अलग चलती है। दिन में सबको बिल्कुल चुप रहना होता है क्योंकि नीचे ऑफिस में वर्कर्स काम करते हैं। सबको शूज़ नहीं पहन सकते, ज़ोर से बात नहीं कर सकते, फ्लश नहीं कर सकते। सबको रात होने का इंतज़ार करना पड़ता है, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए। एन की डायरी में ये डिटेल्स पढ़ के लगता है जैसे हम भी वहाँ मौजूद हैं। वो लिखती है कि कैसे दिन भर बोरिंग होता है, कैसे वैन पेल्स अंकल इरिटेटिंग लगते हैं, कैसे मम्मी से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं।
पर साथ में वो अपने ग्रोइंग अप के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती है। टाइम के साथ एन की राइटिंग मैच्योर होती जाती है। पहले जो सिर्फ डेली इवेंट्स थे, अब डीप थॉट्स बनते जाते हैं। वो सवाल करती है कि हम यहाँ क्यों छुप रहे हैं? अथॉरिटीज ज्यूज के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी? पर एन की डायरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि वो सिर्फ वॉर और हाइडिंग के बारे में नहीं लिखती। वो एक नॉर्मल टीनेज की तरह अपने इमोशंस, ड्रीम्स और कंफ्यूजन्स शेयर करती है। वो पीटर वैन पेल से स्लोली स्लोली प्यार होने की बात डिस्क्राइब करती है। पहली बार किसी को पसंद आना, उससे बात करने की एक्साइटमेंट, फिर रियलाइज करना कि शायद ये सिर्फ लोनलीनेस है। ये सब कुछ बिल्कुल रियल और रिलेटेबल लगता है। एन अपनी मम्मी से रिलेशनशिप के बारे में भी ऑनेस्ट है। वो एडमिट करती है कि उसे लगता है माँ उसे नहीं समझती, मार्गरेट को ज़्यादा प्रेफर करती है। पर साथ ही वो ये भी रियलाइज करती है कि मे बी वो भी कभी कभी अनफेयर होती है। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात ये है कि एन कभी भी कंप्लीटली होपलेस नहीं होती। वो लिखती है कि वो राइटर बनना चाहती है। वो ड्रीम करती है कि वॉर ख़त्म होने के बाद वो स्कूल वापस जाएगी, कॉलेज जाएगी, अपनी बुक्स पब्लिश करवाएगी। एन की एक फेमस लाइन है, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई स्टिल बिलीव दैट पीपल आर रियली गुड एट हार्ट। इमेजिन करिए, इतना सब कुछ देखने के बाद भी, हाइडिंग में रहने के बाद भी, वह अभी भी ह्यूमंस और ह्यूमैनिटी में बिलीव करती है। यही एन की डायरी की असली ताकत है। वो हमें दिखाती है कि सबसे डार्क टाइम्स में भी लोग होप कैसे अलाइव रख सकते हैं, कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कोई भी हमारी इनर स्पिरिट को क्रश नहीं कर सकता। अगस्त 4, 1944, ये डेट एन की डायरी का लास्ट प्रॉपर एंट्री मार्क करती है। इसके बाद की कहानी वो खुद नहीं लिख पाए, क्योंकि उसी दिन डच पुलिस ने उनका सीक्रेट एनेक्स डिस्कवर कर लिया था। किसी ने पुलिस को टिप दे दी थी। अथॉरिटीज ने सारे 8 लोगों को पकड़ा और कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। एन और मार्गोट बर्गन बेल्सन कैंप में टाइफस की वजह से मर गईं। एन सिर्फ 15 साल की थी। ऑटो फ्रैंक अकेले जो बच गए थे। जब वॉर ख़त्म हुई और वो वापस एम्स्टर्डम आए, तो मीप गीस ने उन्हें एन की डायरी दी। मीप ने ये डायरी सेव करके रखी थी जब पुलिस ने सबको अरेस्ट किया था। ऑटो फ्रैंक ने जब अपनी बेटी की डायरी पढ़ी, तो उन्हें पता चला कि एन कितनी मैच्योर और टैलेंटेड राइटर बन गई थी। उन्होंने डिसाइड किया कि एन का ड्रीम पूरा करना है, उसे एक पब्लिश्ड राइटर बनाना है। 1947 में हेट अख्तर हूस के नाम से हॉलैंड में पब्लिशर्स ने इसे छापा। फिर इंग्लिश में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से ये दुनिया भर में फैली। आज ये डायरी 70 प्लस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। पब्लिशर्स ने मिलियंस ऑफ कॉपीज बेची हैं। एन फ्रैंक हाउस एम्स्टर्डम में एक म्यूजियम चलता है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। एन का सपना पूरा हुआ, वो एक फेमस राइटर बन गई। लेकिन जो प्राइस चुकानी पड़ी, वो कभी वर्थ नहीं थी। तो दोस्तों, एन फ्रैंक की डायरी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, एक्सप्रेशन की पावर। एन ने अपने थॉट्स, फीलिंग्स, ड्रीम्स को लिखा और वो वर्ड्स आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। दूसरी बात, ऑप्टिमिज्म की स्ट्रेंथ। सबसे मुश्किल हालात में भी एन ने होप नहीं छोड़ी। वो बिलीव करती थी कि फ्यूचर बेटर होगा, लोग बेसिकली गुड हैं। तीसरी बात, टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी का इंपॉर्टेंस। एन की डायरी पढ़ के हमें समझ आता है कि डिस्क्रिमिनेशन और हेटेड का क्या रिजल्ट होता है। चौथी बात, हर यंग पर्सन एन से रिलेट कर सकता है। उसके टीनेज प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज, फर्स्ट लव्स, करियर ड्रीम्स, ये सब आज भी रेलेवेंट है। आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलती है, इनटॉलरेंस फैली है। एन की डायरी हमें याद दिलाती है कि हमें उस तरफ नहीं जाना है जहां इंसैनिटी और हेट्रेड जीत जाते हैं।
तो एन फ्रैंक की डायरी पढ़ना सिर्फ एक बुक नहीं पढ़ना है, ये एक एक्सपीरियंस देती है। एक 13-15 साल की लड़की के साथ उसकी जर्नी शेयर करनी होती है। मैं इस बुक को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देता हूँ, क्योंकि ये टाइमलेस है, यूनिवर्सल है और हर जनरेशन के लिए रेलेवेंट है। कमेंट्स में बताइए, क्या आप भी कभी डायरी लिखते हैं? एन की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा टच करती है? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई बुक, नई इनसाइट्स के साथ, लेकिन एन का ये मैसेज हमेशा याद रखिए। How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world. मैं हूं आरजे मर्यादा, 8 PM बुक्स पे आपका दोस्त। कीप रीडिंग, कीप बिलीविंग इन ह्यूमैनिटी। जय हिंद।